स्वागत है आपका जेके 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। देश की सियासत में हर दिन कुछ ना कुछ खास होता हुआ नजर आता है। जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार तय करती है कि कुछ ही और महीनों के अंदर यूसीसी लेकर आएगी, तो वहीं देश के अंदर कई सारे ऐसे सांसद ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि पार्टीशन से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो मुसलमानों को हुआ है। कई सारे सवाल रहेंगे और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ एक खास मेहमान है और खास मेहमान से आपका परिचय करा दूं। तस्लीम रहमानी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे सरल सवाल शुरुआत करेंगे हम। नहीं, आप सबसे मुश्किल से शुरू करें। देश के अंदर जो मौजूदा स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बेचैनी है, इस्तराब है, बदअमनी है, खदशा है, खौफ है, मुस्तकबिल को लेके गैर यकीनी है और तब्दीली की एक ख्वाहिश है। ये हैं इस वक्त मुल्क के हालात। तो जब आप तब्दीली की बात कर रहे हैं कि एक ख्वाहिश है तब्दीली को लेकर, किस तरीके की तब्दीली? क्या बेहतरी के लिए और किस समाज की बेहतरी के लिए? देश हमेशा बेहतरी के लिए ही तब्दीली चाहता है और जब कोई मुल्क, जिसे हम कौम भी कहते हैं, उसमें इस्तराब मौजूद हो, कशमकश मौजूद हो, तो वो पूरा मुल्क एज ए होल एक ऐसी तब्दीली चाहता है जहाँ अमन हो और जहाँ बका हो और जहाँ सबको बराबरी के इख्तियारात हों, जहाँ तरक्की हो, रोटी रोज़ी, कपड़ा, मकान, अमन और इंसाफ, ये चीज़ें मिले। हमने मुल्क में आज़ादी की जो जंग लड़ी पूरे मुल्क ने, वो किस लिए लड़ी? अंग्रेज़ भी हाकिम ही थे, तो वो भी हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने भी एक पार्लियामेंट के ज़रिए यहाँ हुकूमत की। उस पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत से इंडियंस को भी शरीक किया, उन्होंने इलेक्शंस भी करवाए। इसके बावजूद देश नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ यहाँ पर रहें। उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, हर तरह से जद्दोजहद की और हमने उनको एक तब्दीली चाहिए और वो तब्दीली हमने अचीव की। आज भी हमको लगता है कि पूरे देश को, देश के एक बड़े हिस्से को, कम से कम मुल्क के 75% हिस्से को, और मैं जब स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ तो मैं उसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूँ। 75% देश को आज ये लग रहा है कि मौजूदा सरकार उनकी ख्वाहिशात, उनकी आरजुएँ, उनकी तमन्नाएँ मुकम्मल नहीं कर पा रही है। इसलिए वो एक ऐसी तब्दीली चाहते हैं कि जहाँ आज़ादी हासिल करने की जो जद्दोजहद, जिन अग़राज़ व मक़ासिद से इस मुल्क के तमाम आवाम ने मिल के की थी, हम उस जानिब फिर से बढ़ सकें और हम वो अचीव कर सकें उस ख्वाब को जो आज़ादी का ख्वाब। तो 75% आपने एक आंकड़ा दिया कि उन्हें ये अभी महसूस हो रहा है कि जिस तरीके की ख्वाहिश उनकी है सरकार से, मौजूदा सरकार से, वो पूरी नहीं हो रही है। लेकिन हम 2014 से देख रहे हैं कि जनता चुन तो उसी सरकार को रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये एक बाइनरी है, एक परसेप्शन है कि जनता उस सरकार को चुन रही है। मैं कुछ मिसालें देता हूँ। 2018 में मध्य प्रदेश में जनता ने किस सरकार को चुना था? कर्नाटक में जनता ने किस सरकार को चुना था? है ना? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जनता ने किस सरकार को चुना था? इसके अलावा आप उठा के देखिए, अरुणाचल में 2015 में जनता ने किस सरकार को चुना था? मेघालय में किस सरकार को चुना था? है ना? इसी तरीके से महाराष्ट्र में 2024 में जनता ने किस सरकार को चुना था? इन सारी चीज़ों को देखिए ना, तो इसमें से किसी सरकार को भी जनता ने बीजेपी को नहीं चुना था। एक बात। दूसरी बात, आप 2019 को आप गौर कीजिए कि इस देश में तकरीबन 90 करोड़ वोटर था। 90 करोड़ वोट में से 65% के करीब पोलिंग हुआ था। बीजेपी को कितना वोट मिला था? 22 करोड़ 90 लाख वोट मिला था। वो कहते हैं हमको 38% वोट मिला था। लेकिन मैं कहता हूं कि आप 90 करोड़ वोटर में से आपको 22 करोड़ वोट मिला था, तो कितना परसेंट हुआ? बाकी का जो वोट है 90 करोड़ में, और ये तो मैं वोटर की बात कर रहा हूँ, मैं वो जनता जो वोटर अभी नहीं है उसको तो एक्सक्लूड कर रहे हैं हम। तो आप 90 करोड़ में से अगर 23 करोड़ वोट आप पा रहे हैं तो आपके पास तो 25% वोट भी नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, जो 35% या 38% वोट पोल करने नहीं गए,
वो अगर आपके भक्त होते तो फिर तो वो भी जाते वोट करने। तो जाहिर है कि उनके अंदर कोई उदासीनता थी, कोई मायूसी थी, जिसकी वजह से वो वोट करने नहीं गए। तो वो आपका वोटर तो नहीं है। आपका जो हार्डकोर वोटर है वो सिर्फ 23 करोड़ है, जिसकी जो है वो 20% के करीब, 23% के करीब ही होता है। वोटर का आपने जिक्र किया और मुझे लगता है काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि स्टैट्स से बताते हैं कि युवा वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि एक बहुत गंभीर विषय है कि आज की जो मौजूदा राजनीति है, सियासत है, जो यूथ है हमारे देश का, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें? ऐसा नहीं है। हमारा जो 18+ का फर्स्ट टाइम वोटर होता है वो वोट करने जाता है, ऐसा नहीं है। ये जो जब आप इलेक्शन के बाद के हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें वो रिपरकशन उसके वो दिखाई देते हैं, उसका अक्स दिखाई देता है, वो वोट करता है। लेकिन वो चूँकि अभी कॉलेज में है, उसको दिखाई दे रहा है कि उसके आंखों में सपने बसे हुए हैं, ख्वाब हैं। वो ज़मीन पे पैर मार के पानी निकालने की ख्वाहिश रखता है, उसके अंदर एनर्जी है। लेकिन उसको जब ये दिखाई देता है कि मुझे जॉब के लिए, मैंने अगर इंजीनियरिंग भी कर ली, डॉक्टरी भी कर ली, या मैंने कोई बहुत बड़ा भी कुछ डिग्री हासिल कर ली, तो मेरा तो प्रधानमंत्री मुझसे कहेगा कि पकौड़े तलना भी एक रोज़गार है। ये मायूसी है। इस मायूसी में जो अपने करियर को लेके है कि जब वो हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा का एक युवा एक डिग्री ले लेता है 20 साल 22 साल की उम्र में, और वो लगता है कि अब आर्मी में जाऊंगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, और उसको कहा जाता है कि नहीं बेटा, तुम तो 4 साल के लिए जाओगे आर्मी में, उसके बाद तो तुमको 11 लाख रुपए दे के हम भगा देंगे वहाँ से। तो फिर उसको गुस्सा आता है, क्योंकि उनके जीवन शैली में, उनके घर में ज़मीन है, वो उस ज़मीन से अपने रोज़ की रोटी चलाते हैं, और जो तनख्वाह है उस फौजी की या उस पैरामिलिट्री की, वो उनकी सेविंग होती है। तो अब आप उनकी सेविंग को ख़त्म कर रहे हैं। आर्टिकल 370 का आपने जिक्र किया। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जब वाजपेयी जी केंद्र में बैठे हुए थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर ने गोल्डन पीरियड देखा था, और इसी वजह से उन्होंने एक अलायंस करी थी, जो अलायंस अब नहीं रही बीजेपी के साथ। देखिए, वो महबूबा मुफ्ती की गलती थी कि उन्होंने वो अलायंस किया था। या तो महबूबा मुफ्ती ये बात समझती नहीं है कि बीजेपी, जिसकी मेंटर आरएसएस है, वो एक आइडियोलॉजी को परसू कर रही है जो विजिबली एंड हिस्टोरिकली तो 100 इयर्स की है आइडियोलॉजी, लेकिन प्रैक्टिकली एंड इनविजिबली 250 साल की आइडियोलॉजी है। हिंदुत्व 250 साल की आइडियोलॉजी है। मैं एग्जैक्टली कहता हूँ कि 1750 में 1757 में सिराजुद्दौला को बंगाल में शिकस्त देने के बाद से हिंदुत्व की आइडियोलॉजी इस मुल्क में शुरू हो चुकी थी, और उसके पहले सूत्रधार राजा राम मोहन राय थे। और मैं इसमें बहुत तफसील से घंटों बात कर सकता हूँ। लेकिन महबूबा मुफ्ती जी ने इस बात को क्यों नहीं समझा कि इस पूरी की पूरी आइडियोलॉजी एक आइडियोलॉजी है। एक मतलब उन्होंने ये शायद समझ लिया हो कि चौधरी फजले हक और हिंदू महासभा की सरकार अगर बंगाल में चल सकती है तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की और तो क्या जनता को भ्रमित करने के लिए ऐसा बयान दिया गया? क्योंकि मुझे अच्छे से याद है बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर चुनाव से पहले ही लिखा था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो 370 हटाएंगे, और उसके बाद अलायंस होते हुए नजर आई। ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी छिपा रही थी, उन्होंने अपनी मंशा पहले ही सामने रखी थी। अब वही जब 370 हट जाता है तो महबूबा मुफ्ती उसके खिलाफ बोलते हुए नजर आए। ये गलती बीजेपी की नहीं थी, ये गलती महबूबा मुफ्ती की थी। मैंने यही एहसास किया कि महबूबा मुफ्ती को ये बात समझनी चाहिए थी कि वो किससे अलायंस कर रहे हैं। वो आइडियोलॉजिकली एक एडमेंट फुटेज पे खड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और उसका सूरत जो है, जिससे वो रोशनी लेते हैं, वो आरएसएस है। और आरएसएस से पहले ब्रह्म समाज है, हिंदू महासभा है, कौन कौन सारा का सारा हिंदुत्व का एक लंबा चौड़ा इतिहास और मूवमेंट है, वो उसका आइडियोलॉजिकल मेंटर है, और वो उससे 1 इंच भी इधर से उधर नहीं हुआ। तो रेमानी जी, आप बात कर रहे थे हिंदुत्व का 370 से क्या लेना देना है? 370 हटाना तो एक आइडियोलॉजी है ना, कि आपकी एक मंशा है कि आप 370 हटाना चाहते हैं, और आपने मैनिफेस्टो में उसके बारे में बात करी। महबूबा मुफ्ती को पता था कि वो हिंदुत्व को, कट्टर हिंदुत्व के ऊपर मानती है वो पार्टी, उसका क्या लेना देना आपस में? नहीं, असल बात यह है कि 370 का बाकी देश से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद बीजेपी के मैनिफेस्टो में और उससे पहले जनसंघ के मैनिफेस्टो में
370 एक इशू रहा। सवाल यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो खुद को हिंदुत्ववादी पॉलिटिकल पार्टी कहती है, उसके मैनिफेस्टो में कश्मीर जैसा वो मुद्दा जिसका बाकी देश की ना इकोनॉमी से कुछ लेना देना है, ना सोसाइटी से कुछ लेना देना है, ना देश की सिक्योरिटी से कोई इतना बड़ा लेना देना है, किसी से भी नहीं है, वो एक लोकलाइज्ड कश्मीर के लोगों का मुद्दा है। इसी तरीके से जैसे कि मिज़ोरम के लिए 371 मिज़ोरम के लोगों का मुद्दा है, मणिपुर के लोगों का मुद्दा है, नागालैंड के लोगों का मुद्दा है, इसलिए कि उनकी एक एथनिक आइडेंटिटी है, उनकी एक कल्चरल आइडेंटिटी है, उनकी एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, उनकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, जिसे प्रिजर्व करने और एश्योर करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, 370 की हम बात कर रहे हैं और हाल ही में दिल्ली के अंदर एक अध्यादेश जो है वह केंद्र द्वारा लेकर आया गया है, तो वहीं वहाँ पर उमर अब्दुल्ला बैठे हुए हैं और उन्होंने ये बात कही है कि सीएम अरविंद केजरीवाल सपोर्ट करते हुए नजर आए थे जब 370 हटा था, और अब जब वही ऐसा ही कुछ होते हुए दिल्ली के अंदर नजर आया है तो वे सपोर्ट मांग रहे हैं। वो किसी का एक विसरा है कि दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। 370 और किसान मूवमेंट पे अरविंद केजरीवाल का रोल बहुत ही ड्यूबियस रहा है। एक बात मैंने हमेशा कहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले कश्मीर कन्क्लेव हुआ दिल्ली में, बहुत सारे कश्मीर के बड़े लीडर्स थे। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई बिल भी चाहें वो वहाँ पास करा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे एनडीए की मेजॉरिटी नहीं है। तो फिर कश्मीर कैसे पास हुआ, फिर किसानों का बिल कैसे पास हुआ, फिर ट्रिपल तलाक का बिल कैसे पास हुआ? ये सवाल पूछा जाना चाहिए उन अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज से जो एक वक्त में इधर होती हैं और दूसरे वक्त में उधर होती हैं, और जिनका कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक्चुअली बिलोंग टू दोज पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास अपॉर्चुनिज्म एक आइडियोलॉजी है, एज सच कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और जिसका वो एतराफ़ करते रहे कि हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो जब किसी की कोई आइडियोलॉजी ना हो तो उसकी आइडियोलॉजी अपॉर्चुनिज्म होती है, जिसका सबूत वो कई बार दे चुके हैं। तो आज जब उनके खिलाफ एक अध्यादेश आया, मैं अध्यादेश को अप्रूव नहीं करता। आज आम आदमी पार्टी है, कल बीजेपी भी यहाँ सरकार में हो सकती है, कल कांग्रेस भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार में आ सकती है। इस किस्म के अध्यादेश डेमोक्रेटिक सेटअप में कभी भी एडमिसिबल नहीं हो सकते, अप्रिशिएट नहीं किए जा सकते, और इसलिए मैं तो उसकी ज़ाती तौर पर मुखालफत करता हूँ, सबको करनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल साहब को भी सोचना चाहिए कि जब कश्मीर के लोग 370 को अपने लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल समझते थे, जब वो ये समझते थे कि एक पुल है भारत और कश्मीर के बीच में, जब वो 35A को अपनी कल्चरल, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आइडेंटिटी का मतलब समझते, तब आप उनके खिलाफ क्यों खड़े हुए थे? ये सवाल करना लेकिन बिल्कुल 370 हटने के बाद ये चीज़ बोली गई है सरकार द्वारा कि वहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, और एक जो बीच में एक ब्लॉक था, एक जो वैक्यूम था वो ख़त्म हुआ है, और जब 370 हटाया गया तो वहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट करने की कोशिश करी, अमन शांति फिर से बहाल की गई है। सरकार इस मामले में झूठ बोलती है, इसलिए झूठ बोलती है कि ये सरकार फोटो फिनिश की सरकार है। 5 अगस्त 2019 को हमने कश्मीर में जो कुछ देखा, जब हमारे NSA साहब वहाँ पर खड़े होते तो फ़ोटो खिंचवाया करते थे। उसके बाद बकरीद आई थी तो वो बकरों के बाज़ार में खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे थे बकरा ख़रीदते वक्त। इसी तरीके से बहुत से फ़ोटो फिनिश अभी तक किए जाते रहे हैं। कश्मीर को मैं मानता हूँ कि वो एक पेरियोस्टियल एब्सिस है जो हड्डी की झिल्ली के ऊपर बनता है और दिखाई नहीं देता उस वक्त तक जब तक कि उसका फिसाद पूरे जिस्म में ना फैल जाए, ऐसा एक एब्सिस है। तो आप उसको अगर नॉर्मैलिटी कह के तसल्ली खुद को देना चाहते हैं, आप खुश हो जाएं वो ठीक है, लेकिन देश उसके लिए खुश नहीं हो सकता। आप जैसे चाइना के बारे में कहते हैं कि कोई अंदर नहीं घुसा, तो आप खुश हो के और झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो रियलिटीज़ हैं आप इस तो नहीं दबा सकते। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आपने अब तक इलेक्शन क्यों नहीं करवाया, इसका जवाब देना चाहिए। आपने तो डिलिमिटेशन का पहले बहाना बनाया करते थे, अब डिलिमिटेशन भी हो गया। अगर सब कुछ चंगा सी
और बीजेपी के लिए लोग बड़े खुश हैं वहां पर, और डल के किनारे पे खड़े होकर लोग मोदी जिंदाबाद और मोदी 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 कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप आइए इलेक्शन करवाइए। किसने रोका है आपको? क्यों नहीं करवाते? आपने कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, आपने 5 अगस्त को कहा था आपने पार्लियामेंट में कि हम आज ये टेम्परेरी प्रोसेस है, हम जल्दी ही इलेक्शन भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी वापस करेंगे। ये दोनों बातें कहाँ गए? आज 4 साल हो गए आपके वो सब वादे। तो आप जुमलेबाजी करके आप तसल्ली दे सकते हैं लोगों को, आप अपने आप को तसल्ली दे सकते हैं। आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके कहेंगे। जरूरी सवाल है पार्शियल स्टेटहुड या फिर फुली स्टेटहुड, क्योंकि इस वक्त जब हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो एक ये भी बड़ा सवाल है कि क्या पार्शियल स्टेटहुड मिलनी चाहिए 370 जब गया है उसके बाद, या फिर फुली हम स्टेटहुड। व्हाट इज पार्शियल स्टेटहुड? जैसे दिल्ली के अंदर है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सेंटर की है और बाकी दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, इट्स नॉट अ स्टेट। तो वो तो अभी भी वहां पर है, यूनियन टेरिटरी है। पार्शियल स्टेटहुड कोई चीज नहीं होती। देखिए, एक आर्टिकल 288 है जो एक ज़माने में असम के अंदर, जब मेघालय पार्ट था असम का और डिवाइड नहीं हुआ था, तब हमने एक फ्रेम किया था 288। तो हमने स्टेट विद इन स्टेट की हैसियत में मेघालय को वो स्टेटस दिया था। तो वो तो एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा था ना, असम उसका पार्ट था। अभी तो कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तो हमको सीधे सीधे एक स्टेटहुड देना पड़ेगा। भाई क्यों ना दें? रीज़न तो बताएं ना। जम्मू और कश्मीर इतनी बड़ी एरिया है, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है। आखिर कौन सी यूनियन टेरिटरी इस मुल्क में है जिसमें 3 करोड़ की पॉपुलेशन हो? बताएं एक यूनियन टेरिटरी का नाम। अब 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी। दिल्ली की आबादी अब आके तकरीबन 2.25 करोड़ की हुई है। इससे पहले कौन सी यूनियन टेरिटरी है? छोटी छोटी जगहों पे आपने चंडीगढ़ को, या आपने गोवा दमन द्वीप को, या दादर नगर हवेली को, या लक्षद्वीप को, पुडुचेरी को आपने बनाया है। छोटी छोटी सी जगह हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों की जगह हैं, वो होती हैं यूनियन टेरिटरी। आप 3 करोड़ की पॉपुलेशन को यूनियन टेरिटरी बना के क्यों रख सकते हैं? इस बीच जब एक और बयान दिया गया उनके द्वारा कि देश के अंदर जो मुस्लिम है उनको पराया महसूस कराया जाता है, क्या ये असलियत है? क्योंकि अगर कोई योजना आई है, पीएम आवास योजना की बात करूं या किसी भी योजना की बात करूं, तो क्या ऐसा है कि वो मुस्लिम को नहीं मिल रही है और केवल किसी हिंदू को मिल रही है? क्योंकि योजना है वो तो सबको मिल रही है। देखिए, योजना कब ऐसा होता है? क्या ये मुमकिन है भारत में और भारत जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारत की सरकार कोई योजना बनाए और उस योजना पे कहे कि साहब ये योजना जो है ये हिंदुओं के लिए होगी और मुसलमानों के लिए नहीं होगी? पिछले 75 साल में ऐसी कोई योजना, कोई भारत सरकार, कैन एनीबडी डेयर, मोदी साहब समेत, वो कहते हैं 56 इंच का सीना है, सुर्ख आंखें हैं, आई डेयर मोदी जी, कह के बताएं कि ये योजना मुसलमानों के लिए नहीं है? हिम्मत है? आपकी मोरालिटी की बात नहीं करता मैं, आपके इथिक्स की बात नहीं करता, आपकी जुर्रत की बात करता हूं। आपने ये कहा कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, कर्नाटक में खड़े होकर कहा, आपने यूपी में खड़े होकर कहा, आपने शमशान का प्रस्थान की बात करी, आपने कहा हमारे अंदर हिम्मत है हम 370 को तोड़ देंगे, आपने कहा हमारे अंदर हिम्मत है हम तलाक का बिल खत्म कर देंगे। मैं आपसे कहता हूं, आपके अंदर अगर ये मॉरल करे जाए तो कह के बताइए कि हम ये योजना मुसलमानों को नहीं देंगे। एक बात तो नहीं है, नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं कर सकते। आप भले ही कहें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को नहीं मानते, आप कहें, आपके मिनिस्टर कहें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलने के लिए आए हैं, आप कहते रहें, आपकी जरूरत नहीं है कि आप ये कर सकें। आपके हाथ इतने बंधे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और भारत के अपनी जो भूमि और उसकी जो ट्रेडिशन है उससे बंधे हुए, आप नहीं कर सकते। आप जुमलेबाजी कर सकते हैं, आप तकरीर कर सकते हैं, कर दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि सारी सेवा, सारी सुविधाएं और जो स्कीम्स हैं उनका मिलता है सब मुसलमानों को, तो वो पहले से मिलता चला आ रहा है, जो भी मिले आपके उसमें भी मिल रहा है। मेरा सवाल ये है कि पिछले 9 साल में 1,27,000 स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में मुसलमान कम क्यों हो गए? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, सरकार जवाब दे इसका। आपके स्कूल का ड्रॉप आउट रेट कैसे बढ़ गया मुसलमानों का? आप एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तो आपने तो कंप्यूटर भी छीन लिया, कुरान भी छीन लिया, आपने तो हाथ काट दिए। आप तो गाय के नाम पर लोगों को कत्ल करते हैं। और लेकिन सरकार तो कहती है कि मदरसों के बजाय एक अच्छे इंस्टीट्यूट के मुसलमानों की पढ़ाई होनी चाहिए।
इस मुल्क में मदरसा एजुकेशन रिलीजियस एजुकेशन है, और मुल्क का कानून कहता है कि हमको न सिर्फ ये कि अपने अकीदे पर अमल करने का अख्तियार हासिल है, बल्कि हमें उसकी तबलीग, नश्र व इशाअत और उसके फैलाने का भी इख्तियार हासिल है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, देन हु आर यू टू स्टॉप द मदरसा एजुकेशन? क्यों रोकना चाहते हैं आप मदरसा एजुकेशन? आप कहते हैं जिहाद ही सिखाया जाता है। आपको मालूम है जिहाद किसे कहते हैं? जानते नहीं आप जिहाद, आपने पढ़ा ही नहीं है कुरान को। आपने बगैर पढ़े, आपने दूसरों की सुनी सुनाई बातों को लेकर आप एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं आपसे। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड बोला जा रहा है कि मदरसे हैं उनको बंद किया जाए, और कई सारे ऐसे कारण दिए जा रहे हैं, और एक दूसरी तरफ हम संविधान की बात कर रहे हैं जो हमें एक राइट दे रहा है कि आप अपने हिसाब से रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, तो हम कोर्ट के पास क्यों नहीं जा रहे, हम न्यायालय के पास क्यों नहीं जा रहे? गए हैं, कई बार गए हैं और कामयाब हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, इस सिलसिले में मदरसा के बारे में ख़ास तौर पर ये कहना चाहता हूँ, इसमें शायद मेरी कम्युनिटी भी मुझसे खफा हो जाए, लेकिन जो सही बात है वो सही बात है, चाहे हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। इस तरह मदरसा को कैसे हम छोड़ सकते हैं आज़ाद और बेलगाम, कि उसका कोई भी जो है उसके कोई आंसरेबिलिटी कर देने वाला, उसका क्राइटेरिया तय करने वाला, उसका सिलेबस तय करने वाला, उसका एग्जाम्स कंडक्ट करने वाला, उसके एडमिशन्स कंडक्ट करने वाला, उसके रिक्रूटमेंट तय करने वाला, आखिर कोई बॉडी जो है ऑथोराइज स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों ना हो? वो बनाना सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार को बनाने चाहिए, और उसकी अकाउंटेबिलिटी मदरसों की सरकार को रखने का पूरा हक है। तो आप मानते हैं कि मुस्लिमों को पराया महसूस नहीं कराया जा रहा? क्योंकि जब राहुल गांधी जाते हैं, भारत जोड़ा यात्रा करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं ज़मीन पर उतरा और मैंने देखा कि नफरतें नहीं है, मोहब्बत है, तो ज़मीनी स्तर पर मोहब्बत है ना, तो फिर क्यों मुस्लिम पराया महसूस कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है, वो भारत का हिस्सा है। वो 25% लोग कोशिश करते हैं ना, उन 25% में से जो वोकल हैं 25% में, वो 1-2% लोग हैं, वो कोशिश करते हैं, वो बाइनरी क्रिएट करते हैं, वो एक माहौल पैदा करके दिखाते हैं। वरना मैंने कहा कि 75% लोग तो 200 साल की 250 साल की इस आइडियोलॉजी को आज तक उन्होंने अप्रूव नहीं किया। क्या वो मुसलमान है? नहीं, तो सारे हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ट्राइबल्स हैं, ओबीसीज हैं, दलित हैं, जिन्होंने इस आरएसएस की इस आइडियोलॉजी को आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, 250 साल में एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसलिए पराया महसूस कर, जबरदस्ती पराया महसूस करवाने की कोशिश, ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे 11 करोड़ हमारे मेंबर्स हैं, अरे भैया 22 करोड़ कुल वोट है आपके पास, झूठ बोलते हैं आप। मुझे आप स्टैटिस्टिक्स दीजिए, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज दीजिए जरा, कहाँ 11 करोड़ है? झूठ बोलते हैं आपके, आपके पास 11 करोड़ मेंबर नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे बताएं 11 करोड़ कहाँ मेंबर है आपके? 11 करोड़ मेंबर, आपके पार्टी के मेंबर 11 करोड़ हो तो वोट 22 करोड़ ही मिलेगा आपको। तो इतने इम्पोर्टेंट है आपके मेंबर्स कि एक आदमी एक ही वोट डलवा रहा है? एक बाइनरी क्रिएट करते हैं, और ये लोग हैं जो पराया महसूस करवाने की नाकाम कोशिश करते हैं। हम तो नहीं महसूस करते अपने आप को पराया। आप बैठिए मेरे साथ, पलक श्रीवास्तव, पलक सहगल, मुझे तो आप पराई नहीं लगती, मुझे तो मेरी बहन लगती हो। कोई अगर तुम्हें अभी बाहर निकलते हुए जरा सी चोट पहुंचाने की कोशिश करे, मेरा फोन कॉल का मारूंगा पकड़ के उसको, तो मुझे तो पराई तो मुझे नहीं लगती हो। ये जितने हमारे कैमरामैन बैठे हैं, मुझे तो पराया नहीं लगते। क्या आपको मैं पराया लगता हूँ किसी तरह से भी? देन इंडिया में तो हम लोग एक दूसरे से पराए नहीं है, हम 1000 साल की तारीख के परवरदा हैं, और हमने एक साथ मिलकर रहना सीखा है, एक साथ होली दिवाली बनानी सीखे, एक साथ ईद बकरीद। तो क्या किया जाए कि सरकार बदल दी जाए? कह रहे हैं कि इस मसले का हल केवल और केवल यह है कि अगर मुसलमानों को, एक समाज को, एक वर्ग को सुरक्षित नहीं होना चाहिए, बस शरीफ लोगों को हुकूमत में होना चाहिए, हालात ठीक हो जाए। तो सियासत को शराफत से जोड़ सकते हैं? सियासत हमेशा शरीफाना होती है, जो शरीफाना ना हो वो सियासत नहीं हो सकती, गुंडागर्दी होती है। सियासत का मतलब है, पॉलिटिक्स के डेफिनेशन जो अरस्तु ने दी थी क्या थी? वेलफेयर ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यही है सियासत। और फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन पर मैं यकीन और ईमान रखता हूँ, उन्होंने सियासत की तारीफ जो की वो भी तकरीबन यही थी। उन्होंने कहा कि हिकमत मदनिया को सियासत कहते हैं। हिकमत मदनिया का मतलब होता है सिविल स्ट्रेटजीज, सिविक स्ट्रेटजीज रादर। तो जो शरीफ ना हो वो सियासत हो ही नहीं सकती।
जो शरीर हो, बदमाश हो, वो गुंडागर्दी का निज़ाम राइज करना चाहता है, वेलफेयर स्टेट नहीं बनाना चाहता। इसलिए शरीफ लोगों को सियासत में होना चाहिए। चलिए तस्लीम नहमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और विस्तार से कई सारे मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए। तो आज काफी विस्तार से चर्चा की हमने, बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर, कई सारे मुद्दे छूट भी गए, लेकिन करते रहेंगे विस्तार से इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा। देखते रहिए JK 24/7 न्यूज।